हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट कवर कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सीख लिया था। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिमेनिंग इंपॉर्टेंट एक्ट को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अकेडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं आप। डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। लास्ट वाली क्लास में हमने इंपॉर्टेंट एक्ट एंड रूल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला समझ लिया था, जिसमें था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। डिटेल जानकारी हमने ली थी इसके बारे में। एक बार फिर से आप ये स्लाइड्स एक बार देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। बहुत सारी बातें हमने इसमें देखी थी, जैसे सिटीजन सूट का कॉन्सेप्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस से रिलेटेड जो भी नियम है इसी एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को जितने इंपॉर्टेंट पावर हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, लगभग ही इनसे बनाए ही जाते हैं। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी इसी एक्ट के तहत बनाई गई। उसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी इसी एक्ट के तहत किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था जो पिछले सालों में पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं अपना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेक्स्ट, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बॉडी इसके तहत बनाई जाती है, जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये बनाई गई है इस एक्ट के तहत। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तो नहीं बनाया गया है, 1986 वाले उसके तहत नहीं बनाया गया है टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट। टाइगर जो है कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई है। आइए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं इस एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट है बना था 9 सितंबर 1972 में। 9 सितंबर 1972 में ये एक्ट बना था। ये एक्ट जो है वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स, प्लांट और उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको ये डील करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है, जैसे कि 96 वाला 1986 वाला जो एक्ट था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन EPA एक्ट जो था 1986, ये लागू होता था जम्मू कश्मीर पे। लेकिन ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये लागू नहीं होता है जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है। तो अब जम्मू एंड कश्मीर वाला अलग यूटी हो गया और लद्दाख वाला अलग। तो अब तक इस पर कानून नहीं आया है, तो अभी तक हम यही मान के चलेंगे कि ये वहाँ लागू नहीं होता है। इसके तहत क्या है कि 6 शेड्यूल्स बनाए गए हैं, 6 शेड्यूल्स हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, यहाँ पे लिख लीजिए 1972। इसके तहत 6 शेड्यूल बनाए गए हैं, ठीक है। अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग प्रोटेक्शन लेवल है कि अगर मान लो शेड्यूल 1 और 2 की बात करें तो उसमें ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनिमल्स है कि उनको मार नहीं सकते, आप उनकी पोचिंग नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का गैर कानूनी काम नहीं कर सकते हैं, जैसे 1-2 में है। इसी प्रकार 5th 6th है, 3rd 4th है, उसमें क्या क्या है डिटेल से आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि एनिमल। एनिमल में कौन आएगा? एम्फीबियंस आएंगे, बर्ड्स आएंगे और मैमल्स आएंगे और रेप्टाइल्स आएंगे। एनिमल्स में ये सब कवर किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को इसमें एक्सप्लेन किया गया है इस एक्ट के तहत। 1972 के इस एक्ट के तहत बताया गया है कि एनिमल के डिफिनेशन में कौन कौन आएंगे। तो डिफिनेशन ऑफ एनिमल में आएंगे एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये सब आएंगे। अगर बात करें कि एनिमल आर्टिकल के तहत कौन आएगा, एनी आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव या वाइल्ड एनिमल। कोई भी जो सामान है, सामग्री है, जो किसी भी एनिमल या एनिमल के किसी पार्ट से बनी, जैसे कि ब्रश, पेंटिंग ब्रश। पेंटिंग ब्रश किसे? गिलहरी के फर से बनती है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा हाथी के दांत से बहुत सारी ज्वेलरी बनाई जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे स्नैक या क्रोकोडाइल के स्किन प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें बन रही हैं उनको बोला जाता है कि ये एनिमल आर्टिकल होंगी। कोई भी आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव और वाइल्ड एनिमल इज कॉल्ड एनिमल आर्टिकल, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं हंटिंग में कौन कौन सा आता है। हंटिंग में क्या चीज़ें आती हैं? हंटिंग के तहत
किसी जानवर को कैप्चर करना, जैसे कि ये देखो, पहले ये होता था, इस प्रकार का एक लोहा होता था, ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार का, ठीक है, तो उसमें ऐसे जबड़े बने होते थे। जब ये लायन वगैरह चलते थे ना, तो उनके पैर इसमें फंस जाते थे, और इसको एक प्रॉपर किसी जगह से, किसी पोल से बांध के रखा जाता था, तो एनिमल फंस गया, ठीक है। अब इसमें इसका पैर फंस गया तो भी आगे नहीं जा सकता है, और ये जुड़ा हुआ है किसी पोल से, तो एनिमल उसी में फंस जाता था। तो उसको कैप्चर करने की एक टेक्निक थी। अब तो इसको बैन कर दिया गया, इसको बनाना ही बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इलीगल तरीके से इसका यूज होता है। तो इस प्रकार की टेक्निक यूज करके कैप्चर करना भी जो है हंटिंग की कैटेगरी में आएगा, हंटिंग की कैटेगरी में ये आएगा। उसके अलावा किलिंग, ठीक है, उसके अलावा जहर देना, ट्रैप करना, उनको इंजरी पहुंचाना, बर्ड्स, एनिमल या रेप्टाइल्स को, अगर किसी प्रकार का ऐसा कोई काम किया जाता है तो उसको हंटिंग की कैटेगरी में रखा गया है इस एक्ट के तहत, ठीक है। अब ट्रॉफी क्या होती है? ट्रॉफी क्या होती है कि पूरा या कोई पार्ट ऑफ एनिमल, वाइल्ड एनिमल, किसी जंगली जीव का पूरा हिस्सा या कोई पार्ट, उसको प्रिजर्व करके रखना किसी भी उद्देश्य के लिए, उसको बोलते हैं ट्रॉफी। ट्रॉफी हो रही है, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में रहती है कि होती है। क्यों होती है? कि कई बार सजावटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अपने घर में सजाने के लिए ऐसा हिरन के सींग वगैरह लगा के रखते हैं ना, फिल्मों में आपने देखा होगा, तो ये सब भी इलीगल है, ठीक है, इलीगल है ये सब, ठीक। ये सब आप नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो जेल चले जाएंगे, ठीक। ओके, वाइल्ड लाइफ में कौन किनको किनको शामिल किया गया है? वाइल्ड लाइफ में शामिल किया गया है कोई एनिमल, बी, बटरफ्लाई, ठीक है, क्रस्टियंस, फिश, मॉथ्स, एक्वेटिक या कोई लैंड वेजिटेशन, इन सब को वाइल्ड लाइफ के तहत शामिल किया गया है। तो ये बात आपको समझना है कि वाइल्ड लाइफ के तहत ये सब आते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग डिफिनेशंस दिया गया था जो मुझे कवर करनी थी यहाँ पे, ओके। अब इसके तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपॉइंट कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत क्या अपॉइंटमेंट कर सकती है? एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर कर सकती है। उसके अलावा अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को जो है डिप्लॉय करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है? स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत सारे काम कर सकती है, जैसे एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रख सकती है, एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, एक वाइल्ड लाइफ वार्डन। उसके अलावा कुछ अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को नियुक्त करती है। तो वाइल्ड लाइफ वार्डन जो पूरा परमिशन देते हैं वो नेशनल पार्क और जितने भी सैंक्चुरीज होते हैं, तो इन जो चीफ वार्डन होते हैं इनको कौन नियुक्त करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ध्यान दीजिए, ये वार्डन वाला कॉन्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सीधे, हम पहले आते हैं कि टाइप ऑफ शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं, पेनाल्टी वगैरह की भी बात करेंगे आगे। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 6 शेड्यूल्स में बटा हुआ है। शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके तहत जो भी एनिमल्स आते हैं, जो भी एनिमल्स हैं इसके तहत, उनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्राप्त है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन, उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आते हैं, ऐसे एनिमल्स के जो शेड्यूल फर्स्ट सेकंड में है उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है, या ऐसे एनिमल्स को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको हाईएस्ट पेनाल्टी दी जाएगी। इसमें वही टाइगर, इसमें टाइगर्स आते हैं, इसमें लायन आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, ये सब लोग आते हैं इसके तहत, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन अगर आपको किसी को देना है, सपोज करो कि कोई एक एनिमल है जो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हो चुका है या ख़त्म हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, तो उसको शेड्यूल 1-2 में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की। ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं, इसमें जो भी एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन इनका जो प्रोटेक्शन का जो स्टेज होता है, वो प्रोटेक्शन का स्टेज जो होता है वो बहुत कम होता है। लो लेवल पे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, कम लेवल पे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इनका प्रोटेक्शन लेवल वैसा नहीं होता है जैसा प्रोटेक्शन लेवल जो होता है वो होता है शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड वाले एनिमल्स का। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है क्या किसी को? इतनी बात अगर समझने में किसी को दिक्कत ना हो तो हम आगे बढ़ें। 30 सेकंड का वक्त लेते हैं,
आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत? आई होप कि इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल फिफ्थ की। शेड्यूल फिफ्थ की अगर बात करते हैं तो शेड्यूल फिफ्थ में कौन है? शेड्यूल फिफ्थ में ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जिनको मारा जा सकता है। जैसे नील गाय की बहुत ज़्यादा चर्चा थी कुछ दिनों पहले कि नील गाय को मार दिया जाए। उत्तराखंड की बात थी, नीलगाय बहुत परेशान कर रही थी। ठीक है, कुत्तों को इसी के तहत मार दिया जाता है। अगर कुत्ते बहुत परेशान कर रहे होते हैं या पागल हो गए होते हैं तो उनको मारा जाता है ये शेड्यूल फिफ्थ के तहत। या फिर नीलगाय को मार दिया जाता है बहुत सारी जगह। अभी गवर्नमेंट ने अनुमति दी थी कि नीलगाय को मार दें, क्यों खेतों को बहुत नाश कर रहे थे, बहुत नष्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फसलों को प्रभावित कर रहे थे। फसलों में पूरे खेत में जाके जो है चलते थे, बहुत ज़्यादा खाते थे, चलते थे, तो पूरा फसल चौपट हो जाती थी। तो इसके चलते नीलगाय को अभी कुछ दिन पहले जो है शेड्यूल फिफ्थ के तहत है, उसको हंटिंग के लिए परमिट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। शेड्यूल सिक्स्थ में कौन है? शेड्यूल सिक्स्थ में प्रोहिबिट किया गया है कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। प्लांट शेड्यूल सिक्स्थ हैं जो ऐसे प्लांट, ये एक्चुअली प्लांट से डील करता है शेड्यूल सिक्स्थ। तो ऐसे प्लांट को प्रोहिबिट करता है जो शेड्यूल सिक्स्थ में है। आप उनको कल्टीवेट नहीं कर सकते, आप उनकी प्लांटिंग नहीं कर सकते जो शेड्यूल सिक्स्थ में है, और उनकी कटाई भी नहीं कर सकते हैं जो प्लांट शेड्यूल सिक्स्थ में है। जैसे कि रेड सैंडर्स, रेड सैंडर्स अभी चर्चा में था। रेड सैंडर्स, रेड सैंडर्स, तो रेड सैंडर्स चर्चा में था। रेड सैंडर्स जो चर्चा में था ये वेस्टर्न घाट का एंडेमिक स्पीसीज है, स्थानिक स्पीसीज है, और शेषाचलम हिल्स वगैरह आंध्र प्रदेश के रीजन में जो है वहाँ पर ये पाया जाता है। ये शेड्यूल सिक्स्थ के तहत प्रोटेक्टेड है, इसको कहीं और उगाया नहीं जा सकता है, इसको बिना गवर्नमेंट की अनुमति के काटा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई शेड्यूल सिक्स्थ की। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे यहाँ पर आपके साथ चर्चा करनी थी। ठीक है, इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि इतनी बात किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, एक और प्लांट है जिसका नाम आपको जानना चाहिए, एक और प्लांट है जिसका नाम आपको जानना चाहिए। पिक्चर प्लांट। पिक्चर पिक्चर प्लांट जो है ये आपका पाया जाता है मेघालय में, मेघालय में पाया जाता है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल सिक्स्थ में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, अब एक बात और कर लेते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है ये बनाई गई थी 2006 में, इसी एक्ट को अमेंड करके। इस एक्ट को अमेंड किया गया था 2006 में और बनाया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, इस एक्ट को अमेंड किया गया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया 2006 में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। ये एक कानूनी बॉडी है, ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, एक मिनट, एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत काम करती है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाई गई थी। 2005 में इसको लॉन्च किया गया था और इसी के रिकमेंडेशन पे टाइगर टास्क फोर्स बनाया गया। टाइगर टास्क फोर्स जो बनाया गया था वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। पहला टाइगर रिजर्व गाँव किसको घोषित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जिसका नाम बदल के अभी रामगंगा टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है,
2005 में इसको बनाया गया था, लेकिन 2006 में इसको कानूनी दर्जा दिया गया, जिसमें कैसे कानूनी दर्जा किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया था। इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को एक बार और अमेंड किया गया 1982 में, और इसके तहत क्या किया गया, प्रोविजन किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया एक प्रोविजन जिसके तहत परमिटिंग किया गया कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। जो जीव हैं उनकी जनसंख्या को, जो एनिमल्स हैं उनकी जनसंख्या को जो है मैनेज करने के लिए, साइंटिफिक डेटा निकालने के लिए एनिमल्स को कैप्चर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये जो है प्रोविजन लाया गया इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। आई होप कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई डन। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के, क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट का वक्त लीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, In India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act, what does it imply? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, कहा कि अगर एक कछुए को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 के तहत शेड्यूल 1 में डाल दिया जाए तो उसका क्या मतलब है। तो ये इंजॉय करेगा सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर। क्या ये टाइगर के जैसा प्रोटेक्शन इंजॉय करेगा? यस, बिल्कुल सही बात है। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो है बचा नहीं है, बिल्कुल कुछ ही बचे हुए हैं और अब ये एकदम एक्सटेंशन की ओर जा रहा है, इसको बचा पाना मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो शेड्यूल 1 में है, जो कि जिनको क्या कर सकते हैं हम, जिनको हम अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, इट एंडेमिक आर टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। तो क्या एक किसी पर्टिकुलर रीजन में ही होगा? ऐसी भी बात नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। तो ये भी गया, ये भी गया, तो ये भी चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ईजिली आप आसानी से आप जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई होप कि आपने क्वेश्चन देखा, पढ़ लिया और सॉल्व कर लिया होगा। According to Wildlife Protection Act 1972, which of the following animal cannot be hunted by any person except under some provision provided by law? किस 2017 का क्वेश्चन है कि कैन नॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन, बट कुछ सर्टेन कंडीशंस में इसको आप हंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो बताइए, घड़ियाल, बताइए घड़ियाल, घड़ियाल को मार सकते हैं? नहीं मार सकते। नॉर्मल कंडीशन में आप घड़ियाल कितने ही बहुत थोड़े से घड़ियाल बचे हुए हैं, आप उनको मार देंगे नॉर्मल कंडीशन में तो कैसे बचेंगे। लेकिन घड़ियाल आपको खाने वाला हो तो आप मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो मार सकते हैं। ठीक है। जंगली गधे, जंगली गधों को भाई बहुत कम मात्रा में बचे हैं, इनको भी आप मार देंगे तो खत्म हो जाएंगे, नॉर्मल नहीं मार सकते। तो जंगली भैंस, बिल्कुल इनको भी नहीं मार सकते आप, नॉर्मल कंडीशन मार देंगे तो खत्म हो जाएंगे। हालांकि एक्सेप्शन जब आए तो आप मार सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड बाई लॉ। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही होगा। वाइल्ड एस की बात करें तो इसको एंडेंजर्ड से नियर थ्रेटन में घोषित कर दिया गया है 2016 में। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम रुकेंगे इसी जगह पर, अभी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट एक्ट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।